अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव और युद्ध को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट सामने आई हैं। जैसे सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि परमाणु समझौता किए बिना भी जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप। कहा जा रहा है कि जंग के लंबा चलने से ट्रंप का और अमेरिका का फोकस अब बदल गया है और अब एक ही शर्त बची हुई है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना। और अमेरिका अब यही चाहता है कि ईरान बस उसकी ये वाली बात मान ले, बाकी बात बाद में कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि एक सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में यह दावा किया गया है कि नवंबर में होने वाले मिड टर्म के चुनाव में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार करीब करीब 65% तय है। यानी ट्रंप का नवंबर में उनके दल का हारना तय है, जिससे उनकी ताकत में काफी अंतर आ जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यह है कि हूती विद्रोहियों का सऊदी के जहाजों पर हमला जारी है। अभी हालिया हमला हुआ है रेड सी में, जिसमें 2 पाकिस्तानियों समेत 3 लोगों की मौत हुई है। इन सारी अपडेट्स पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तरकश में, और हमारे साथ इस बातचीत में 2 बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़ रहे हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हकीम रजा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ईरानी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले सहाय सर के पास चलते हैं। सहाय सर, युद्ध को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? क्या यह सच है कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि ट्रंप अब हर हाल में इस जंग को रोकना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं? जय हिंद वैभव। मेरी एनालिसिस और ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के हिसाब से ट्रंप ने कल जो एक वर्ड यूज किया है, कॉम्बिनेशन वर्ड, लो कीन, की वार्ता ईरान के साथ मध्यस्थों के साथ बैठ के उसको हमने लो की कर दिया है कि वार्ता पूरी नहीं हो रही है। इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं वैभव, और मेरी एनालिसिस के हिसाब से मेरा मतलब यह निकलता है कि ट्रंप ईरान की एब्सेंस ऑफ लीडरशिप की वजह से एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पहुंच गए हैं कि कोई भी डिस्कशन जो पोजीशन से हो रहा है, जो वहीदी से हो रहा है, जो अब्बासी अगराची से हो रहा है, इसको दूसरी पार्टी ईरान के अंदर रिजेक्ट कर दे रही है। यही वजह है कि जब हॉर्मुज के लिए एमओयू 17 जुलाई को साइन हुआ था, 17 जून को, उस समय क्लियरली बोला गया था कि 60 दिन तक हॉर्मुज में सब कुछ फ्री होगा, सारे मूवमेंट्स फ्री होंगे। लेकिन कुछ दिनों के अंदर आईआरजीसी के एक टुकड़े ने वहां पे फायरिंग शुरू कर दी कि हमारे बताए रास्ते से चलो, हमें पैसे देके जाओ। ये डायरेक्ट वायलेशन था उस एमओयू का, जिसको इतने मेहनत के बाद अमेरिका और ईरान ने साइन किया था और इजराइल उस पर एग्री कर गया था। तो आईआरजीसी का एक धड़ा जो किसी भी तरह से अपनी वैल्यू बचाना चाहता है, अपना ग्रिप ओवर ईरान बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि किसी किस्म का समझौता हो और वॉर खत्म हो जाए एक ऐसे वक्त पे जब ईरान की जो ओवरऑल स्थिति है, फाइनेंशियल और मिलिट्री, वो बहुत ही खराब कंडीशन में है। अब तो यहां तक हाल हो गया है कि अगर ये नाकाबंदी जो अमेरिका ने कर रखी है, ये कुछ दिन भी और चली तो वहां खाने की प्रॉब्लम्स हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका ना सिर्फ हॉर्मुज की नाकाबंदी करके बैठा है, ये फर्म इनपुट्स हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो ईरान से लगा हुआ बॉर्डर है, जहां से कुछ कोशिशें की जा रही थी रसद के अलावा कुछ सामान ईरान को पहुंचाने की थ्रू चाइना, उस पे भी अमेरिका ने रोक लगा रखी है टैक्टिकली। तो ये सारी चीजें मिलकर अब एक ऐसी सिचुएशन कर रही हैं जहां शायद ट्रंप को ये लग रहा है कि एक तो नाकेबंदी से जो इकोनॉमिक डैमेज हो रहा है ईरान को, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और दूसरा आईआरजीसी को सबक सिखाने के लिए और ईरानियंस को एक बार फिर से आईआरजीसी के खिलाफ उभारने के लिए, अगर हम इन वर्ड्स का यूज कर पाए, जिसमें ट्रंप ने कल ही बोला है जब वो लो कीइंग की बात कर रहे थे कि ईरान के लोगों को फिर से आना चाहिए, ये बोलते हुए कि आईआरजीसी की सत्ता हमें मंजूर नहीं है। इन सारी चीजों को वैभव देखते हुए आईआरजीसी ने पिछले 2 दिनों में, 48 घंटों में, अपने 5 टॉप के जनरल्स और पॉलिटिशियंस को रिप्लेस कर दिया है। बासित के कमांडर, जो वहां की लोकल फोर्स है, वॉलंटरी फोर्स, जो कि बहुत रूथलेस मानी जाती है, वो आईआरजीसी के सपोर्ट में लोकल लोगों को हथियार बंद कर दिया गया था। उनको बासित बोल दिया गया कि जो भी किसी मोहल्ले में, प्रोविंस में अपराइजिंग होगी ये इस्लामिक रिवॉल्यूशन के खिलाफ, उनको ऑन द स्पॉट मार दो। बासित के कमांडर को चेंज किया है, आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ चेंज हुआ है। फिर आपको याद होगा मार्च में लारिजानी की जब हत्या हुई थी तो एक मोहम्मद करके उनका चीफ बना था।
अब उसकी जगह रजाई को ले आए हैं। रजाई इज ऑल्सो एक्स IRGC बॉस। तो ये सारी चीजें पिछले 48 घंटों में डेस्परेटली IRGC कर रही है टू रीगेन द कंट्रोल ऑफ द सत्ता इन ईरान। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है, जो आपका क्वेश्चन था, कि ये जो अभी की डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटों की, ये ऑफ रैंप जाने की नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड, ईरान के तेल पे, ईरान के व्यापार पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड चलता रहेगा, सैंक्शंस चलते रहेंगे। और रिट्रीब्यूशन की जो उन्होंने डिमांड करी थी रजाई के टेक ओवर करने से ठीक पहले, मोहम्मद जो लरिजानी की जगह पे आए थे, उन्होंने परसों बोला था कि अमेरिका को सारे पैसे देने पड़ेंगे, अमेरिका को अपनी नाकेबंदी हटानी पड़ेगी, तभी हमारे और ओमान के बीच का जो हॉर्मुज का समझौता है उसको हम लागू करेंगे। इसके 24 घंटे के अंदर उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि इस बात का पेंटागन पे जो असर पड़ा है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पेंटागन के पास इस समय अपने गल्फ के बेसिस को बचाने के लिए ग्राउंड टू एयर जो उनके सेफ्टी मैकेनिज्म, सेफ्टी सिस्टम्स थे, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो पेट्रियट्स हो, जमीन से हवा, मतलब ईरान के अमेरिकन बेसिस पे ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए जो एम्यूनिशन चाहिए वो कम पड़ गए हैं। जबकि अमेरिका को अगर हमले करने हैं ईरान पे, वो एम्यूनिशन भरपूर है सर, मिसाइल्स भरपूर हैं, लेकिन इनकमिंग मिसाइल्स को, इनकमिंग ड्रोन्स को बड़ी मात्रा में रोकने के लिए अभी इनके पास कुछ क्राइसिस चल रहा है, जिसके लिए पेंटागन ने कुछ मेजर आर्म्स डेवलपर्स को 21 दिन की नोटिस दी है कि 21 दिन के अंदर आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स करें या मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि हम गल्फ में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग कर पाए। रिमेंबर, ये डिफेंस सिस्टम को चैलेंज हुआ है, ऑफेंस सिस्टम अभी भी इनके पास बहुतायत है। लेकिन ये भी एक वैभव जानकारी है कि जब अमेरिका अगला हमला करेगा तो इनके ऊपर भी ड्रोन से अटैक्स होंगे, छोटे प्रोजेक्टाइल से अटैक होंगे, और ये अटैक्स ये रोकने में उतने ही अक्षम होंगे इस बार शुरू में, जब तक रिप्लेनिशमेंट नहीं आती है, जितना कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं पिछले हफ्ते से। उनके भी पेट्रियट्स खत्म हो चुके हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स खत्म है। तो जो भी रशिया की तरफ से कीव पे हमले हो रहे हैं, अब वो ज्यादातर हमले एक्चुअल में दे आर यील्डिंग द रिजल्ट। जिस हमले के लिए जो टारगेट डिसाइड किया जा रहा है वो टारगेट हिट हो रहा है, जबकि पिछले फेज में अमेरिका के बेसिस पे जो भी हिट करता था ईरान, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते थे। और इसी में इन्होंने एक टैक्टिकल एरर किया कि छोटे छोटे ड्रोन को भी मारने के लिए पेट्रियट जैसी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, एयर टू एयर आर्मामेंट यूज किए जो F-35 के, और इस चक्कर में इन्होंने ओवर स्पेंड कर दिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम। इस वजह से ये डिले कर रहे हैं। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा वैभव, अमेरिका एक दूसरे राउंड के मेजर अटैक्स ऑन IRGC टारगेट्स एंड मेजर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पावर प्लांट्स, बिजली बनाने के संयंत्र, इनके जितने भी मेजर ब्रिजेस हैं, और हो सकता है कि कुछ डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी ये मारे, ताकि लोगों में गुस्सा बढ़े कि पीने का पानी और खाने का सामान भी अब हम तक नहीं मिल रहा है। जी वैभव। बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास चलते हैं। हकीम रजा जी, जो ईरानी मामलों के जानकार हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन जी जुड़े हुए हैं, आशीष सहाय जी। उन्होंने कहा कि ईरान का एक धड़ा है, खासकर IRGC का, जो नहीं चाहता कि ये जो तनाव, ये युद्ध है, ये रुके। इस धड़े का ये भी मानना है कि अगर हम अमेरिका के साथ झुक गए, अमेरिका के साथ कोई डील हो जाती है, तो उसकी खुद की ताकत में कमी आ जाएगी, वो अपने आप को ईरान में कमजोर महसूस करेंगे। इसके अलावा अभी आशीष शाह सर ये भी बता रहे थे कि दूसरे राउंड की भी एक हमला हो सकता है अमेरिका की ओर से, जिसमें बिजली संयंत्रों पर हमला होगा, पानी के संयंत्रों पर हमला होगा, जिससे ईरान में जो भी खस्ता हाल है, खासकर आर्थिक दिक्कतें हैं, लोगों को जो परेशानियां हैं, वो और ज्यादा बढ़ेंगी। और दिसंबर और जनवरी के महीने में जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखे थे, क्या पता फिर से लोग सड़कों पर आ जाएं और मांग करें कि हमारी स्थिति को सुधारा जाए। आपके हिसाब से ईरान में भी क्या चल रहा है, IRGC की क्या स्थिति है? नमस्कार जी। देखिए, यहाँ जनवरी के बाद जब से 40 डेज के बाद 28 फरवरी में जंग शुरू हुई, उसके बाद जितनी भी पब्लिक है ना, मेन होता है कोई भी कंट्री के लिए पब्लिक का साथ देना। पब्लिक पूरी तरह गवर्नमेंट के साथ है, यानी कि स्पेशली वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है ना, उनके साथ हैं। चूंकि मैं अभी तशय्युर जनाजा में उधर ही था, पूरे सिटीज, कुम, मशहद, तेहरान सब सिटीज में गया था, सबसे बातचीत हुई। पब्लिक पूरी तरह मेजॉरिटी में, पहले बहुत मुट्ठी भर लोग अगेंस्ट थे रिजिम के, अभी पूरी तरह 100%
रिजिम के साथ हैं, तो मजबूरन आईआरजीसी और गवर्नमेंट और जितने भी हैं उनको जंग करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो पब्लिक पूरी तरह रिवर्स है कि वो बोल रहे हैं कि अमेरिका को उसकी जगह दिखाओ, उसको घुटने पे लाना है। आपने देख लिया अभी इतने 40 दिन की जंग, उससे पहले 12 दिन की जंग, और ये पूरे तकरीबन 6 महीने से छुटमुट चल ही रही है, कभी स्टॉप ही नहीं हुई है। तो उस पूरा देखने के बाद आप देख रहे हैं पूरी तरह इसमें अमेरिका पूरी तरह कमजोर पड़ा है, ईरान स्ट्रांग बना है। आप पूरी दुनिया को आप माने या ना माने, और पूरे दुनिया में जहां भी वेस्ट में, इंक्लूडिंग अमेरिका के अंदर और वेस्ट में और यूरोप में, कहीं पर भी है ना, पूरी पब्लिक अवाम है ना ईरान के साथ है। अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप को जो उसके क्या बोलते हैं लोकप्रिय, यानी उसमें पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं सर्वे पूरे के पूरे, तो उसमें वो खुद ही वहां पर वो माइनस हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, ईरान में उल्टा गवर्नमेंट का साथ है, वहां पर ट्रंप के अगेंस्ट हैं, यहाँ सुप्रीम लीडर के साथ हैं ईरान में। तो यहाँ टोटली है ना, यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आईआरजीसी कर रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप ये कल ही आप देख रहे हैं, कल से जो प्रेसिडेंट ने तकरीबन 7 घंटे की इनके साथ सुप्रीम लीडर के साथ मीटिंग हुई, और वो कई यानी कि जितने भी लीडर्स, आई मीन कमांडर्स थे और जितने भी सुप्रीम लीडर के एडवाइजर्स थे, सबको नया अपॉइंटमेंट किया है, पूरे के पूरे अपॉइंट हुए हैं। तो इसमें पूरी तरह ईरान जानता है हाँ पॉसिबिलिटीज हैं, इसके गीदड़ धमकियां कितने नहीं दे रहा है। जब 40 दिन की वार में ही कई बार बोल चुका है मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मार दूंगा, ब्रिजेस उड़ा दूंगा, ये जो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, ये कई बार न्यूक्लियर पर हमला कर दिया, बोला कि 100% खत्म हो गई, और पूरे आईआरजीसी को बोला कि कई बार मैंने मार दिया, अमेरिका ईरान की नेवी 90% चलेगी, आर्मी चले गई, एयरफोर्स चलेगी, कुछ है ही नहीं बाकी। अब किसके साथ लड़ रहा है, किसके साथ कर रहा है, पता नहीं है। ये अमेरिका है ना पागल हो गया, यानी कि दिमाग है ना उसका ठीक से काम नहीं कर रहा ट्रम्प का, कि उसको क्या बोले, कैसे किस तरह जाके फंस गया है वो ईरान में। मानना पड़ेगा ईरान में इस पूरी तरह वो फंसा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है, हम लोग भी यानी हिंदुस्तान में भी, मैंने यहाँ पर भी बहुत सारों को, यानी पब्लिक जहां जहां भी है ना, वो पूरी तरह जानती है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। हाँ पागल को पता नहीं, हाँ हो सकता पॉसिबिलिटीज है वो पूरी तरह सेकेंड टाइम भी एक वार करें, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड हैं, यानी कि हमले के लिए वो पूरी तरह प्रिपेयर हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस सिस्टम थोड़ा उनका वीक था उसको पूरी तरह स्ट्रांग बनाए हैं। देखिए इतने चुटमुट 40 दिन में पूरे ईरान के हर जगह मार रहा था, अभी वो 40 दिन के बाद ये लास्ट 5 महीने से ऑलमोस्ट कहीं पर भी अंदर आने की, सिर्फ कोस्टल में मार रहा है जहां से वो उनके बेसेस हैं वहीं मार रहा है, अंदर आने की हिम्मत नहीं है उसके पास, अमेरिका के पास। हाँ पॉसिबिलिटीज हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जंग, अब ईरान चाह रहा है कि कितना लंबा जंग चलेगा उतनी अमेरिका की बर्बादी होगी। शॉर्ट टर्म में क्या है, अमेरिका को गेन होता है, इसलिए ईरान ऐसे ही लॉन्ग खींचता जाएगा। ये तो बोल रहे हैं कि हम 10 साल लड़ने के लिए तैयार हैं, वो अमेरिका अभी 1 साल रुकेगा तो अमेरिका का दिवाला निकल जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकली उनको पता है इकोनॉमी से मारेंगे तो ही अमेरिका को और पूरी दुनिया की इकोनॉमी में। अब देख लीजिए इससे पहले, जंग से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अभी वो जो मकसद के लिए आया था अमेरिका कि न्यूक्लियर खत्म कर दूंगा, रिजिम चेंज कर दूंगा, आईआरजीसी कमजोर कर दूंगा, ये जो भी मकसद में आया था एक भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ। उल्टा है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था वो बंद हो गया, बाबुल मुंदब खुला था वो। चलिए हकीम जी अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, आशीष सहाय सर के पास चलते हैं। सहाय सर, अभी आप बता रहे थे कि अगर फिर से युद्ध शुरू होता है तो अमेरिका के पास हथियार बहुत है हमला करने के लिए, लेकिन खुद का बचाव करने के लिए खासकर जो उसके सैन्य अड्डे हैं मध्य पूर्व में, उतनी ताकत उसके पास अभी फिलहाल ज्यादा बची नहीं है। ईरान की क्या स्थिति है? ईरान के जो ड्रोन के मिसाइलों के जो बंकर्स में रखे हुए हैं, उसका जो खजाना है उसमें अभी कितनी संख्या होगी उसके पास? जैसा कि भी हकीम सर बोले हैं 10 साल तक युद्ध लड़ सकता है, आपके हिसाब से क्या सच में वो अभी लंबा युद्ध चले तो टिक पाएगा वो? देखिए जैसा कि अफगानिस्तान का हमारा एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए ईरान लंबे समय तक युद्ध कर सकता है। यहाँ पे युद्ध की डेफिनेशन बदल जाएगी कि आप हमें मारते रहें, हम हार नहीं मानेंगे, और आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वो इस तरह से पोजीशनड है, इतना डाइवर्स है, छोटा सा कंट्री नहीं है, उसमें हम इतना ज्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं आपके फोर्सेस को, मतलब अमेरिकन फोर्सेस को, जो आपके देश में आपको अपदस्थ कर देगा।
आपको फोर्स करके हटा दिया जाएगा कि आपने अपने सोल्जर्स को हार्म्स वे में कैसे डाला। इसके लिए उनको जो जरूरतें पड़ेंगी वो है मेनली उनका मिलिट्री। अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वैभव कि शायद उन्होंने 2 दिन पहले अपने कुछ टैंकों को इराक के बॉर्डर पे भेजा है। ये तब हुआ जब पता चला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। तो ईरान को ये खबर भी आजकल बहुत ओपन है, काफी कितना भी आप सीक्रेट रखें, तो इसको देखते हुए उन्होंने इराक की तरफ भी एक नोशनल मिलिट्री मूवमेंट किया है। क्योंकि अगर खार्ज आइलैंड पे कोई 82nd एयरबोर्न डिव को लॉन्च करना है या मरीन्स को या डेल्टा फोर्स को, इनका 4-5 टारगेट फोल्डर्स हैं। एक खाज का है, एक बंदर अब्बास का है और कुछ और हैं। एक साउथ पास के बारे में भी है और एक आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इनका, जहां रशियंस काम करते हैं, वो एनर्जी बनाता है बिजली बनाने का। ये टारगेट फोल्डर्स अमेरिका के पास रेडी हैं। अभी 5-6 दिन पहले ट्रंप ने जो बोला था कि वी आर लोडेड एंड लॉक्ड, उन्होंने गलती से उसको लॉक्ड एंड लोडेड बोल दिया था। मतलब मिसाइलें तैयार हैं, उनके ऊपर वॉरहेड्स लगे हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स फीड किए हुए हैं कि ये मेजर ब्रिजेस को बंदर अब्बास में मारना है, ये जो रनवे है खार्ज आइलैंड पे, रनवे को एक बार और फिर से डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि शुरू में किया था, उसके बाद से वो शायद रिपेयर हो गया है। अभी इंफॉर्मेशन ये है कि जितने भी सप्लाई लाइन है खार्ज आइलैंड के, जो कि 90% ऑफ ईरान का फ्यूल एनर्जी सप्लाई को स्टोर करके और आगे भेजता है समुद्र के रास्ते पे, वो सारा रुका पड़ा है। 17 शिप्स डॉक्ड हैं चारों तरफ खार्ज के, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज इन सब ने ये एंटिसिपेट किया कि कुछ स्पेशल ऑपरेशंस अमेरिका कर सकता है। अमेरिका की लिमिटेशन ये है कि दे जस्ट डोंट वांट टू पुट देयर सोल्जर्स इन हार्म्स वे। वहां 3 लोग मर गए, बहुत बड़ी चीज होती है, प्रेसिडेंट उनकी डेड बॉडी लेने जाता है। ईरान में ये कल्चर नहीं है, वहां इस तरह की मौतों को कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी लीडरशिप नहीं है। हाँ, ईरानियंस अच्छे लोग हैं, काफी पुरानी सभ्यता है, इंडिया से करीब रहे हैं। अभी रशिया, इंडिया और ईरान मिलकर एक ट्रेन रूट बनाने की बात कर रहे हैं टू फॉरगो ये जितना भी ओशन बेस्ड हमारा जो होता है ट्रेड, उसको ओवरकम करने के लिए। तो हमें ऑब्जेक्टिव और बैलेंस्ड व्यू लेके चलना पड़ेगा। तो अभी हम अपने को कंटेन कर रहे हैं व्यापक रिगार्डिंग आज की जो स्थिति है इस युद्ध की, उसमें ईरान की ऑफेंसिव पावर्स काफी डिग्रेड हुई हैं, लेकिन छोटे ड्रोन लॉन्चर्स, छोटे प्रोजेक्टाइल्स और बड़ी मिसाइलें जो अमेरिका तक मार करने, क्योंकि हमको याद है कि डिएगो गार्सिया में इन्होंने अटैक किया था, 2 मिसाइलें भेजी थी मीडियम रेंज। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके पास हैं, ये इन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था, और ये मिसाइलें इन्होंने पहाड़ों के अंदर रख रखी हैं। तो वो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो भी बंकर बस्टर बॉम्ब्स अमेरिका के B2 या B1 से लॉन्च होते हैं, जो 25 मीटर या 30 मीटर तक कंक्रीट को छेद सकते हैं और उसके बाद सेकंड ब्लास्ट करके अंदर जो भी स्टोरेज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि पिछले 20-25 वर्षों में ईरान ने अपने फ्यूचर मिलिट्री चैलेंजेस को देखते हुए अपनी मिसाइल्स को इस रेंज से ज्यादा नीचे रखा है, और वो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं, वो बंकर बस्टर बॉम्ब से नहीं ब्लास्ट होंगे। तो अब इन्होंने, पीट हेग्सेथ की टीम ने क्या किया है कि इस तरह के कंदराओं की जो ओपनिंग है, एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स को डिमोलिश कर दिया है, ताकि कोई अंदर ना जा पाए, कोई मिसाइल बाहर ना आ पाए। लेकिन उसको कैप्चर करना, उसको डिसॉल्व करना, जैसे यूरेनियम के सेंट्रीफ्यूज अगर इफ्तहान में रखे हुए हैं, उसके लिए फुट ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, और इसको ट्रंप अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेकंड फेज का जो अटैक होगा वो भी एरियल होगा, लेकिन इसके जवाब में जो इनके मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स आएंगे अमेरिकन बेसिस पे, उसमें ज्यादा लॉस होने का चांसेस है। इसीलिए अमेरिका इसको डिले कर रहा है। जैसे ही उनके इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स हो जाएंगे, एयर डिफेंस शील्ड वापस रिक्रिएट हो जाएगी, चाहे वो कतार की हो, सऊदी की हो, यूएई तो मेन टारगेट है, बहरीन और ऑफ कोर्स जॉर्डन। इसी वजह से अभी अमेरिका ये डिले कर रहा है। इसी वजह से कल जब ट्रंप ने बोला कि वी आर लो कीइंग द डिस्कशंस, उन्होंने बोला यू विल सी, ये 3 वर्ड यूज किए। जब ये पूछा गया कि अगला आप क्या करने वाले हैं, अगर हॉर्मुज नहीं खुल रहा है तो व्हाट इज योर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो उसने बोला यू विल सी। अभी तक वो हर बार खुल के बोलता था कि हम हमले करेंगे, हम डेसिमेट कर देंगे और हम एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। कल पहली बार उसने सिर्फ 3 वर्ड्स यूज किए, यू विल सी। इसका मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग बिगर, बट उनको इसके अच्छे खासे लॉसेस झेलने पड़ेंगे। ईरान की युद्ध लड़ने की क्षमता, उससे पहले हमें बात वैभव करनी चाहिए ईरान की युद्ध लड़ने की चाहत। मेरी एनालिसिस के हिसाब से, मेरे जो भी लिमिटेड सोर्सेज हैं ईरान में, तेहरान में, वो युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं।
लेकिन अभी मिस्टर रजा ने बिल्कुल सही बोला कि जब मामला अमेरिका या इजराइल का आता है, तब ईरान अपना सब कुछ भूल के एक हो जाता है, बिकॉज वो उनको अपना आइडियोलॉजिकल एनिमी मानते हैं, सटान सटन सटन बोलते हैं, डेथ। तो ये एक ऐसा ये रियलिटी है कि इस मुद्दे पे वो एक हो जाते हैं। लेकिन जब ये डिटेल वहां तक पहुंचता है कि जब हमारे खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, या रसद सप्लाई नहीं हो रहा है, या बिजली जाने के चांसेस हैं, तब वहां की जनता भी बोलना शुरू करेगी। और वो जब बोलना शुरू करेगी तो आईआरजीसी चैलेंज होगी। ये जो पिछले 48 घंटों में आईआरजीसी ने अपनी लीडरशिप चेंज की है अचानक से 5 लोगों की, ये बहुत मेजर स्टेप है। और इरना किन्हीं कारणों से इसको कवर नहीं कर रहा है, और बाकी किसी एजेंसी को वहां जाने की अभी भी इजाजत नहीं है। और जो वो दोहा बेस्ड है अल जजीरा, उनका भी अभी बताया जा रहा है कि वो उनको कंट्रोल किया जा रहा है कि व्हाट दे कैन शो अबाउट तेहरान एंड व्हाट दे कांट शो अबाउट तेहरान। तो ईरान अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका ईरान का दुश्मन है। जब अमेरिका हमला करेगा तो ईरान एक रहेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स कर रहे हैं ईरान के आईआरजीसी के एक फैक्शन के लोग, जो ये नहीं समझ रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ वो अपने लोकल ये जो सुन्नी नाटो बना है, ये ईरान की बेवकूफियों की वजह से बना है। हो सकता है कि इसमें कुछ हिडन एजेंडाज भी हों, लेकिन टर्की जैसा समझदार नेशन, जहां 90% प्लस इस्लाम के लोग हैं, लेकिन वो कंट्री इस्लामिक नेशन नहीं है, वो न्यूट्रल नेशन है ऑफिशियली। कई लोगों को तो ये पता ही नहीं होता, ये टर्की को इस्लाम का कंट्री मानते हैं, नहीं है ऑफिशियली एज पर द चार्टर। तो वो ऑलरेडी नाटो के अंदर है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि तुर्की पे अगर हमला होगा तो नाटो की कंट्रीज पे हमला माना जाएगा। अब उसने इसमें बने रहने के बावजूद एक पाकिस्तान और सऊदी के साथ सेम आर्टिकल कट कॉपी पेस्ट करके कर लिया कि अगर तुर्की पे हमला होगा तो सऊदी और पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। धीरे धीरे करके हमारी ज्ञान चक्षु जो है ना, वो डिके होते जा रहे हैं। हम टेक्निकलिटीज, वर्ल्ड ऑर्डर, लीगल पोजिशनिंग, रिक्वायरमेंट्स को शायद भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम भावावेश में अपनी बात को सही कहना है और दूसरे को गलत समझना है। और इसमें जनरल एक इट इज बिकमिंग अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड वैभव, कि लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं और जो लोग इस सागर मंथन के बाद जो अमृत निकलता है, जब हम एनालाइज करते हैं किसी सिचुएशन को ऑन लाइव टेलीविजन या टेलीविजन चैनल पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखते हैं। इसलिए हमारी एनालिसिस ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी एक की तरफ अंधा होके नहीं, रियलिटी क्या है। तो आज के गल्फ की रियलिटी है कि ईरान की आईआरजीसी का एक पर्टिकुलर जो बॉडी है, वो किन्हीं बेवकूफी की वजहों से, या हो सकता है कि उसको मोसाद ने पेनिट्रेट किया हो। इस वक्त पे अगर हूतीज यमन से सऊदी पे हमला कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान का कोई भी सेंसिबल लीडर, चाहे पेजेशियन खुद ही हो, वो इसके लिए ओके करेंगे। वो यूएस बेसिस को मार सकते हैं, बट हूतीज हिटिंग सऊदी अरेबिया, ये तो मोसाद का काम है, ये तो सीआईए का काम है। कौन कर रहा है आईआरजीसी में ऐसा? क्यों उन्होंने सुपुर्दे खाक के बाद महान एयरलाइंस के जहाज में अपने टेक्नीशियंस और सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स को वहां यमन भेजने की कोशिश की, जहां सना एयरपोर्ट को मार दिया गया, और वो फिर 300-200 किलोमीटर दूर जाके दूसरे एयरपोर्ट पे उतरे और ब्लेम किया कि सऊदी ने मारा है सना एयरपोर्ट को। ये सारा काम तो मोसाद का है। मोसाद चाहता है कि इस्लामिक वर्ल्ड में इस तरह के स्कर्मिशेस पैदा होते रहे। ये नया सुन्नी नाटो बना दो तो शियास के अगेंस्ट वो खड़े हो जाएंगे। ये सारा कहीं ना कहीं या तो इनकी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, कि ये नहीं समझ पा रहे कि अमेरिका के साथ दुश्मनी लेते लेते हम आपस में क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको इसराइल को काउंटर करना है तो यू हैव टू रिमेन यूनाइटेड। आप एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड के लिए अभी तक किसी ने ओपनली रिजेक्ट नहीं किया ऑफिशियली, कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, फेज 2 ऑफ अब्राहम नहीं होगा। बहरीन और यूएई ने जैसे कर दिया वैसे कर दिया। फिर आप एक नया नाटो अलायंस की तरह ओवरलैपिंग एक अलायंस बना रहे हो, जिससे इतना ज्यादा टेक्निकल ग्लिच आएगा कि अगर तुर्की पे इसराइल हमला करता है तो नाटो रिस्पॉन्ड करेगा कि ये पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की की टीमें रिस्पॉन्ड करेंगी। अब सऊदीया पे जब यमन से हमला हो गया, तो पिछले सितंबर का पाकिस्तान सऊदी का जो डिफेंस पैक्ट है, उसका क्या, क्यों नहीं अटैक किया? पाकिस्तान की यूनिट्स हैं, पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं सऊदी में, उन्होंने क्यों नहीं हुतीज को मारा? तो अगर आप सिर्फ पेपर पे बातें करते रहेंगे और रियलिटी में ये सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, एक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, दिल में आपके कोई सफाई या सच्चाई नहीं है, आप किसी ना किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज दिख रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो मोसाद को करना है। हुतीज का सऊदी पे अटैक दुनिया का कोई एनालिस्ट, वैभव मुझे बता दे
कहां से जस्टिफाई होता है इस वक्त? क्या किया ऐसा सऊदी ने? सऊदी ने अमेरिका को बोला कि सेकंड फेज के अटैक्स को रोक दो, लेट अस कंटिन्यू टू टॉक, अभी 15 दिन पहले। और उसके बाद जवाब में हुतीज आर हिटिंग सऊदी, दे आर स्टॉपिंग द ओनली ओपन पोर्ट जहां से वो निकल सकते हैं अपना तेल बेचने के लिए। उनको क्या मेडिटेरेनियन से होके जाना पड़ेगा 40 50 60 दिन लेके? कैसे चलेगी उनकी इकोनॉमी? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी लॉजिकल एंगल से कुछ एक्टिविटीज इनकी जस्टिफाई नहीं हो रही हैं। हु इज डूइंग व्हाट इनसाइड ईरान? और ये 7 घंटे तक पजेशियन और बेचारे मुस्तफा पता नहीं वो कैसे हैं, उनकी जो एक वीडियो दे दिया। आप खुद ही कह रहे हो कि बैडली डैमेज्ड हैं, चेहरे पे स्कार्स हैं, कभी मॉस्को जाने की कोशिश की। ये सारी चीजों को आपने कल के वीडियो से नेगेट कर दिया, 2 दिन पहले जो वीडियो जारी की कि वो तो ठीक ठाक है। अगर ठीक ठाक है तो वाई इज ही नॉट कमिंग इन द फोरफ्रंट? अपने फादर के सुपुर्दे खाक में तो जाते। एक रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस इनटू आईआरजीसी होता, उनके आने से बहुत फर्क पड़ेगा। और खुदा न खास्ता अगर वो नहीं है या वो नहीं आए तो गॉड सेव ईरान, क्योंकि वहां पे कोई भी ऐसी चीज इस समय नहीं है जिसपे ईरान की लीडरशिप एक मत हो। पेजेशिन का उन्होंने एकदम से सिक्योरिटी गार्ड बना के रखा हुआ। वो कहता है कि मैं जरा रिजाइन नहीं करूंगा। 4 दिन पहले पेजेशिन साहब कह रहे हैं मैं रिजाइन नहीं करूंगा। अरे किसने बोला आपको रिजाइन करने को? उसका बैकग्राउंड क्या है? क्यों आप अचानक एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो रही सही ईरान की जनता है, जो हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लीडरशिप। वहीदी एक साहब एक दिन आए साहब सुपुर्द खाक के दिन, उसके पहले 15-20 दिन गायब थे, अभी फिर से गायब है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगा है कि ये आपस में बातें क्यों नहीं कर रहे हैं वाहिदी या वो जो अभी रजाई साहब हैं, ये चिट्स पे लिख के कुछ भेजते हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन हैकिंग इतनी तगड़ी कर रखी है मोसाद और सीआईए ने कि ये एक बार फोन उठाएंगे, एक बार व्हाट्सएप कॉल करेंगे या एक बार किसी लैपटॉप पे ईमेल करेंगे, उनको मार दिया जाएगा। तो इनके कम्युनिकेशन के लिए रशिया ने बहुत एक डूम्सडे TU-224 भेजा एक दिन के लिए कि जितनी बातें करनी है अभी कर लो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे रहे हैं तुमको 6-8 घंटे के लिए, उसमें रीग्रुप कर लो। लेकिन आईआरजीसी की एक फैक्शन ने तो अमेजिंग काम कर रखे हैं। पता ही नहीं चलता वो ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं कि इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं। क्यों आपस में देशों को दूर कर रहे हैं? उन देशों को, सऊदी अरेबिया वाज सो मच फॉर ईरान कि लेट अस हैव अ पीस। इस्लामाबाद दौड़ दौड़ के जा रहे थे, इस्लामाबाद से लोगों को बुला रहे थे, कतार के साथ लगातार बातें कर रहा था सऊदी अरेबिया। उस बीच में इटालियन प्राइम मिनिस्टर को बुला के होस्ट किया हुआ है टू सॉल्व इट फ्रॉम ईयू एंगल। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती बिकॉज हमारा इतना फोकस होता है टैक्टिकल पे कि जी कितने पोर्ट्स को मारा, कितने जहाजों को मारा, आज कितनी गन बोट्स ने मारा। हम वो इंटरनेट पे चेक कर लेते हैं एआई से कि किस प्रोजेक्टाइल के कितना डिस्टेंस है, कितना कॉस्ट है। जो मेजर मुद्दे हैं कि हम वहां कर क्या रहे हैं। अमेरिका वहां ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ब्लॉकेड लगा के बैठा है। उस पर ईरान को बात करनी चाहिए। उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है, चाहे पोजीशन ने किया हो या जिसने भी किया हो। वाहिदी ने ओके, वाहिदी नहीं लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बासी साहब, अगाशी, उन्होंने बोला था कि ठीक है वी आर ओके विद इट, 60 दिन तक हम हॉर्मुज को खुला रखते हैं। उसके बाद अमेरिका ने इनके तेल बेचने की परमिशन दे दी और 2 सैंक्शंस हटा दिए और बोल दिया कि हम 300 बिलियन का कुछ ना कुछ कराएंगे आपके यहाँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फिर ये कहां से अचानक फायरिंग शुरू हुई? वो फायरिंग जो 2 शिप्स पे हुई है आफ्टर द सीज फायर, आफ्टर द MOU 15 एलिमेंट MOU वाज साइंड, वो तेहरान की जनता को, तेहरान की स्पाई एजेंसीज को पता लगाना चाहिए कि किसने मारे। वहीं से सब कुछ बदला, सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा था। इनको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, इनको भी रिकूप करना है। ईरान की स्थिति आर्थिक तौर पे काफी खराब हो रही है और अमेरिका वहां से हटने को तैयार नहीं है। तो फिर आप कहां जाएंगे? कितना लड़ लेंगे कंदराव में रह के? ये रजा साहब की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि एक खास ग्रुप है जिसको इस तरह की आदत है, वो रह सकते हैं वहां फॉर एजेस। अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो पेपर टाइगर्स होते हैं, उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, सैटेलाइट फोन होगा, AC में रहना है, ज्यादा लड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, बट ऑन फुट आई हैव नो कॉम्स टू से कि ईरानियन फाइटर्स ज्यादा वेहमेंट हो, ज्यादा पावरफुल होंगे जब फेस टू फेस मिलिट्री आएंगी। जी जी बताओ। बिल्कुल, हकीम रजा जी के पास चलते हैं। ईरान में एकजुटता नहीं है, जैसा कि अभी सहाय सर बता रहे हैं। पिछले दिनों भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई थी कि राष्ट्रपति का कुछ और मानना होता है, IRGC का कुछ और मानना होता है। बिना एकजुटता के तो ईरान अभी जिस संकट में है उससे निकल नहीं पाएगा हकीम जी। आर्थिक संकट है, इस बात से पूरी दुनिया ये बात जानती है कि ईरान में क्या स्थिति है, खाने पीने की चीजों की भी किल्लत है। अगर उसे निकलना है, युद्ध के दौरान उसकी लाखों इमारतें ध्वस्त हुई हैं, स्कूल अस्पताल सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, उनको फिर से बनाना पड़ेगा, देश को पटरी पर लाना पड़ेगा। उसके लिए तो शांति ही, समझौता ही सब कुछ है, पैसे की जरूरत है। देखिए यहाँ पर है ना,
तो सब ये झूठा प्रोपोगंडा है। जैसे 47 ईयर से 50 साल से जो कर रहे हैं ऐसे ही झूठा प्रोपोगंडा है। वहां पर कोई खाने पीने की किल्लत नहीं है, जीरो, कुछ भी नहीं है किल्लत वहां पर, है ना। यहाँ के जैसा नहीं है। वहां पर रोटी वगैरह है ना, दुकानें होते हैं, नून वाई बोल के वो शॉप्स होते हैं, वहां से लोग खरीदते हैं। वहां पर पूरा फ्री है। वहां उनके लिए तो कोई पैसा, जो पैसा अगर किसी के पास पैसा है तो दे के खरीदेगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो जाके फ्री उठा के लेके जाओ बोलते हैं। वहां कोई भी पैसे की है ही बंदिश, और कुछ भी नहीं है ऐसा खाने पीने के लिए। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है ना, बसेस है, मेट्रो है, सब चीज ऑलमोस्ट फ्री है। खाना पीना जो बेसिक चीजें हैं तकरीबन फ्री है। और उसके अलावा हर अकाउंट में 3 मिलियन ये हर बच्चा, मसलन एक मेरी फैमिली में 4 आदमी है तो 4 × 12 मिलियन आपको पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। उससे 12 मिलियन से बेसिक जितना होता है ना, उससे ज्यादा ही आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वहां पर कुछ भी जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है ना, जैसे पूरा 50 साल से बोल रहे थे कि ईरान में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वहाँ हिजाब है, वो प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेटेड नहीं है वगैरह। अभी भी इसने जितना प्रोपेगेंडा था, ये वार के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया कि उनसे ज्यादा वहां पर जितने PhD होल्डर्स हैं, वहां पर जितना क्वालिफिकेशन है, वहां पर जितना औरतों को अत्याचार, वहां पर जितना 60% से ज्यादा रिसर्च में और एजुकेशन में हर बड़े इंस्टीट्यूट में PhD होल्डर्स 60% ज्यादा वुमेन्स हैं, वहां पर औरतें हैं। यानी कि पूरे का पूरा औरतें चला रहे हैं मैक्सिमम। यूं समझो, जो F-35 को जो पेनिट्रेट किए थे, वो भी जो मिसाइल बनाई थी वो भी औरत ने बनाई थी। वहां पर जो झूठा प्रोपेगेंडा है ना, ये सब पूरी तरह वेस्टर्न मीडिया का है, क्योंकि पूरा मीडिया उनके हाथ में है। अभी समझो, चलो पूरी पिछले बातें छोड़ दो, अभी जो रिसेंटली जो फेडरल में इंडिया से, मैं समझता हूँ 50 से 60 मीडिया में पर्सन गए थे, सबको आजादी थी, जहां जाना चाहे जा सकते थे। हमने भी पूरी जगह जाके देखा, ऐसा कुछ है ही नहीं कि वहां पर डिस्ट्रैक्शन वगैरह। वहां पर जहां पर बना 12 घंटे में रेडी कर दे रहे हैं। एक ब्रिज पुल तोड़ा या कोई भी मसलन पेंड्रोल के रोज ही, जहां पर मशहद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूरी पे निशापुर है, वहां पर ब्रिज उड़ा दिया था, रेलवे ब्रिज, क्योंकि वहां पर फिनरल को नहीं आना बोल के। तो विद इन 12 आवर्स वहां से हम लोगों ने पूरे बसेस में आए, तो वहां 12 घंटे के अंदर रेडी हो गया, बना दिए। वहां पर जो जज्बा, जो वॉलंटियर्स है ना, जो बसीज वहां पर जो काम करती है, इतना ज्यादा वहां पर है ना, हर लोकली, यानी हर मस्जिद में, वहां पर हर गली के मस्जिद होती है, वहां पर बसीज वॉलंटियर्स होते हैं। वो लोग पूरी तरह मैनेज करते हैं। वहां पर कोई तरह का कुछ भी खिल्लत नहीं है, सब ये झूठा प्रोपेगेंडा है। हाँ, अब रहा रेंटल, थोड़ा, हाँ, दूसरे जो एक्सपेंसिव चीजें हैं, थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी है, ऐसा कोई ये नहीं है कि महंगाई, अब उससे कोई आम पब्लिक की जरूरत नहीं है। जिस जो लग्जरी चीजों में बढ़ गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर टीवी जो टीवी झूठा, टीवी 5 मिनट्स। जी, तो अब ये चीजें है ना, अब हम ये सब पूरा चीजें देखते हैं। और दूसरी बात रही, जो वहां पर है ना, पेजिशकियान को जो झूठा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया बना दिए थे कि ही वांटेड टू रिजाइन, इसलिए वो बोला कि मैं रिजाइन नहीं करना चाह रहा हूं बोल के। ये गलत जो मीडिया में आ गया था, वो बता रहे थे कि इसको क्लियरिफाई करें वहां पर। इसीलिए वहां पर, हाँ, डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। एक यहाँ पर भी एक प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलता है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या है, जो सुप्रीम लीडर होता है उनका फाइनल ये होता है। वो जो भी बोलेंगे ना, प्रेसिडेंट बोला या कोई भी बोला, फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम लीडर का। तो सुप्रीम लीडर पूरी तरह कंप्लीटली, हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम लीडर बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि वजूहत आप पता है ना, सिक्योरिटी रीजन, वो चाह रहे हैं, मगर वहां के जो मिलिट्री, वो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, वो उनको लाना नहीं चाह रहे हैं, वो चाहते हुए भी नहीं लाना चाह रहे हैं। और वो हर मीडिया, यानी कि पूरे कमांडर्स को मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट्स को मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं रिटर्न में जा रहे हैं, जैसे कि आपके इन्होंने बताया कि हाँ, कम्युनिकेशन में वगैरह में वो सीक्रेट, वो लोकेशन वगैरह पता चल जाएगा बोल के, वो रिटर्न में, ज्यादातर रिटर्न में ही उनका पूरा चल रहा है। वो जानते हैं, वो ये दुनिया कितना सामने है ना, उससे 10 कदम सामने, अमेरिका से 10 कदम सामने वो लोग हैं। उनको पता है कब, कहाँ पे, कैसे करना है, कैसे लड़ना है, क्या करना है। वो लोग इतना माहिर हैं इन चीजों में। आप देख लिए 50 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं अमेरिका, वो भी फेल हो गया। वहां पर कुछ प्रॉब्लम, यहाँ से ज्यादा वो अच्छी खुशहाल जिंदगी वहां पे है। तो ये जो बता रहे हैं ना, नेरेट फिक्स किया है ना, वहां पर ये है, हो गया, वो हो गया, वो सब खुल के आ गया। ये चलिए जंग के बाद
समय की कमी है नेगेटिव हकीम जी, परफॉर्मेंस था वो आखिरी के पूरा दो करने सवाल लगा। हैं, उनका जवाब भी ले लेते हैं। सहाय सर के पास चलते हैं। सहाय सर, छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि एक सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि जो मिड टर्म के इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका से जुड़ा हुआ सवाल है, उसमें ट्रंप की पार्टी के हालत बहुत खस्ता है और रिपब्लिकन पार्टी हार भी यस सकती है। और यस दूसरा सवाल ये है कि ये भी ट्रंप से जुड़ा हुआ ही है, वो ये कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में युद्ध की शुरुआत में जैसे आपसी बातचीत थी या जैसे सहमति थी, इस वक्त भी वैसी ही है? नेतन्याहू की टीम अभी क्या सोच रही होगी? इस युद्ध में 3 देश शामिल थे, हम अमेरिका ईरान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू और उनका देश अभी क्या सोच रहा होगा, इस पर आपके पास क्या जानकारी है सर? मिड टर्म इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट्स आएंगे वैभव, उसका बहुत सा कारण होगा। उसका कारण डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बोलते हैं वो, उसका कारण है आइस, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट जो है, उनका कारण है यूज ऑफ फेडरल फोर्सेस इन द स्टेट्स। वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स आर ऑल पावरफुल, तो सेंट्रल फोर्सेस जाके वहां पे अगर लोकल पुलिसिंग पावर्स को टेक ओवर करना चाहें तो इससे वो लोग बहुत एलर्जिक रहते हैं। और ये अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मिशिगन से लेके डैलस तक, न्यूयॉर्क से लेके वॉशिंगटन तक, जहां भी आप जाएंगे। और इसको सिर्फ ईरान वॉर से देख के कि ये रिजल्ट स्विंग हो रहे हैं ऐसा नहीं है। टैरिफ को लेके वहां बड़े मुद्दे थे, वहां व्हाइट सुप्रीमेसी को लेके, जो ये टीपी यूएसए आपने सुना होगा, टर्निंग पॉइंट यूएसए, जिसमें वो एक लड़के को लास्ट ईयर मार दिया, ट्रम्प के बड़े क्लोज थे। उसके बाद ये ग्राहम को मार दिया जब जिस दिन वो कीव से लौटे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कीव के अंदर केजीबी की अच्छी खासी पकड़ थी, और ये ग्राहम जो बहुत एक्सट्रीम राइट थे रिपब्लिकन, उनको कुछ पॉइजनिंग करके एलिमिनेट कर दिया गया। जिस दिन वो यूएस वापस लौटे, ही वाज नो मोर, अगले दिन उनकी डेथ हो गई 71 ईयर्स पे। तो मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ईरान वॉर के साथ देखना नहीं है। ट्रंप ने अपने कुछ और करतूतों की वजह से अपना बेस को खोया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वैभव, आपके दर्शकों को ये याद रखना चाहिए, नवंबर में जब ये इलेक्शंस होंगे, उसके पहले डेमोक्रेट्स में एक वर्टिकल स्प्लिट होने का बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि डेमोक्रेट्स में कम्युनिस्ट एलिमेंट्स, अपने को सोशलिस्ट बताते हुए कम्युनिस्ट एलिमेंट्स अब धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं। मिशिगन में या कहीं मेरे ख्याल सैयद, जिसके अपने कोर ग्रुप के मेंबर ने बोला था कि अमेरिका, यूएसए डिजर्व्ड 9 सितंबर का जो WTC वगैरह तोड़ा गया था, अगर आपको याद होगा वो सब, शायद आप उस समय नहीं रहे होंगे, तो उसको सपोर्ट करता हुआ बंदा वहां का डेमोक्रेट कैंडिडेट बना है इन दी प्राइमरीज। मिड टर्म इलेक्शन में ही विल बी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, जिसको डेमोक्रेट्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना फार रेडिकल लेफ्ट है। तो ये है एज फार एज अमेरिकन मिड टर्म्स को। लेकिन अभी एक डेमोक्रेट वर्टिकल स्प्लिट होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो पुराने डेमोक्रेट्स हैं, कि कम्युनिज्म टाइप की कोई भावना या फार लेफ्ट लीनिंग कोई भावना अमेरिका में ज्यादा घुस गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है उनके इमिग्रेशन लॉज की वजह से, फ्री बॉर्डर पॉलिसीज की वजह से, और उनको सारे अमेरिकन को ये पता है कि ये खतरनाक मोड़ पे वो खड़े हैं, जैसा कि यूरोप के साथ। अब ट्रंप एंड नेतन्याहू, यस, नेतन्याहू ने अपने अक्टूबर के इलेक्शंस को देखते हुए अपने यहाँ के फार राइट एलिमेंट्स को, जिसमें उसके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर शामिल हैं, जो बहुत नाराज थे कि ट्रंप तुर्की को F-35 क्यों दे रहा है, ट्रंप सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाने जा रहा है। इवेंचुअली ये दोनों चीजों को अभी रोक दिया गया है। तुर्की को इन्होंने इस करके रोका है टेक्निकल, कि जब तक तुर्की के पास S-400 जो कि एक रशियन इक्विपमेंट है एयर डिफेंस का, वो जब तक यूज करते रहेंगे तब तक F-35 का सेल्स नहीं किया जा सकता तुर्की को। तो एक टेक्निकल क्लॉज पे इसको रोक दिया गया। और सऊदी अरेबिया के पास जो वो अपना ये बनाने वाले थे न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर पीसफुल पावर जनरेशन, उसको रोक दिया, ये बोल के कि इसको अगर चाहिए तो सऊदी अरेबिया पहले अब्राहम अकॉर्ड को साइन करे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये जो बोला था कि हमास को पहले विड्रॉ करना है, अपना आर्म्स डिपॉजिट करना है, डी आर्म करना है, तभी IDF अपने येलो लाइन पे लौटेगी इन द गाजा स्ट्रिप। और इसके बाद हमास ने बोला नहीं जी, हम हैवी वेपन्स और स्मॉलर वेपन्स एंड मीडियम वेपन्स 3 कैटेगरीज कर दी। बोले स्मॉल वेपन्स तो हम डिपॉजिट कर देंगे, फिर IDF विड्रॉ कर जाए तब हम अपने हैवी वेपन्स को इंटरनेशनल टेक्निकल फोर्स जो पैलेस्टीन को रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आएगी, उसको देंगे। ये बात इजराइल को नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जब तक वहां वेपन्स रहेंगे तब तक वहां से IDF नहीं हटेगी। और इस करके उन्होंने गुस्से में कही गई एक बात, जो कल उन्होंने बहुत गुस्से में बोला कि आप लोग कहते हैं कि मैंने अमेरिका के इस डील को बोर्ड ऑफ पीस के अपोज नहीं किया है, मैं आज फिर से कहता हूं कि मैं सारे 15 पॉइंट्स रिजेक्ट करता हूं। ये उन्होंने थोड़ा सा क्रॉसिंग द लाइन वाला काम किया। लेकिन आप देखिए, इस बात को 24 घंटे से ज्यादा हो गए वैभव,
ट्रंप ने इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, इसराइल को हेल्प करने के चक्कर में ही सही, इसराइल की सऊदी अरेबिया से या टर्की से रिकॉग्निशन कराने के लिए अब्राहम अकॉर्ड को लाने के चक्कर में F-35 दे देंगे, न्यूक्लियर पावर लगा देंगे, इस पे उन्होंने इसराइल के लोगों को दुखी किया कि आप डबल गेम ना खेलें। इसलिए ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खुल के ट्रंप का प्रपोजल है, बोर्ड ऑफ पीस इज डायरेक्ट ट्रंप प्रपोजल, और उसको उसने आउटराइटली रिजेक्ट किया। इसके कुछ रिपरकशंस होंगे, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि अमेरिका में ज्यूज, जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को अच्छा खासा पैसा देते हैं, वो वहां पे खत्म या इररिलेवेंट हो जाएंगे। अमेरिका में इतना ज्यादा पैसा ज्यूज स्पेंड करते हैं वहां की इलेक्शंस में कि अमेरिका हैज अ बॉन्डिंग विद इसराइल कि इनको हम बचा के रखें, तभी मिडिल ईस्ट में हमारी पैठ बनी रहेगी। जी वैभव। बिल्कुल, यही आखिरी सवाल हम हकीम रिजा जी से भी उसका जवाब लेंगे, उसके बाद इस बातचीत को खत्म करेंगे। जी, अमेरिका और इजराइल के सवाल पर आपका क्या कहना है हकीम जी? नहीं, मैं इससे पहले मक्का पैक्ट का बोलता हूं। देखिए, मक्का पैक्ट क्यों बना? मक्का पैक्ट बनने का वजह क्या है? चूंकि अमेरिका के ऊपर उनकी जो भरोसा था वो टूट गया, क्योंकि वो बचा नहीं पाएगा बोल के वो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलके बना लिए। तो इन्हें पाकिस्तान, इसके अमेरिका पे ज्यादा भरोसा होता तो मक्का पैक्ट बनता ही नहीं था। दर हकीकत देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी में आप जाएंगे, मक्का पैक्ट से अमेरिका की कमजोरी है। अमेरिका पूरी तरह वहां से, मिडिल ईस्ट से पूरी तरह हट रहा है, यानी कि वहां के लोग ही नहीं चाह रहे हैं। वहां पर क्या है, आप देख रहे हैं कि मक्का पैक्ट में अगर इसराइल के ऊपर या फिर कोई दूसरे देश पे हो तो पॉसिबिलिटीज हैं पूरे वहां का, मसलन पाकिस्तान में और तुर्की में लोग साथ देंगे, मगर ईरान या इसके पास मसला बनने के बाद हुतीस ने हमला कर दिया इस सऊदी पे। क्या कर लिए? कुछ भी नहीं करे। हुतीस के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सके। देखिए, ये चीजें है ना, हुतीस है ना इतना पावरफुल है। इससे पहले 54 नेशंस मिलके, ओआईसी के पूरे मिलके, जनरल राहिल जो पाकिस्तान के थे उसको बना के भेजा था हुतीस के अगेंस्ट, कुछ नहीं पाया। तो फाइनली सऊदी को, ईरान और चाइना को डाल के डील करना पड़ा। उसके बाद अमेरिका, इसराइल और कई नेटो देश मिलकर हुतीस के ऊपर हमला किए। हुतीस ने ऐसा हमला किया तो वापस उनको भी हुतीस के, अमेरिका को भी हुतीस के साथ डील करना पड़ा। देखिए, ये हुतीस है ना इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल हैं। वो लोग कभी, वो गारों में रह के, उनके पास कपड़े नहीं, चप्पल नहीं, उसके बावजूद भी सरेंडर होने वालों में से नहीं है। वो हुतीस के एक नेचर में, यानी कि उनका जो बिगिनिंग से जो उनका नेचर है ना, कभी सरेंडर नहीं होंगे। वो खाना पेट में नहीं भी खाएंगे, चप्पल भी नहीं पहनेंगे, मगर सामने दुश्मन को बख्शेंगे नहीं। क्यों स्टार्ट हुआ आपने बताया ना, तो चूंकि ईरान की जो फ्लाइट गई थी वहां पर उन्होंने सना एयरपोर्ट पे मारा, इसलिए सऊदी को हुतीस ने रिप्लाई किया, मारा उनको, बताया कि देखो हमारे को टच करोगे तो तुम्हारे कुछ, तुम भी बचोगे नहीं। देखिए, ये चीजें है ना, अभी आजकल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो हुतीस हो, लेबनान के हो, क्यों पूरा इराक में अमेरिका पूरी तरह बेसेस को खाली करके भाग गया। और एक दूसरी बात आपने बताया, इराक के बॉर्डर पे अमेरिका, ईरानियन फोर्सेस की गए थे। हाँ, इराक के बॉर्डर पे नहीं, कुर्दिस्तान के अंदर, वहां पर तो लग रहा था कि यहाँ से फौज जमीन या टाकुटान ग्राउंड से बहुत बोल रहे थे ना, ग्राउंड पे अमेरिका आऊंगा, तो यहाँ से उनको खतरा था। अंदर जाके जितने भी थे सबको मार के ऊपर से और नीचे, अंदर कुर्दिस्तान के अंदर ईरानी फौज जाके सबको उठा के लेके आ गए पूरे। वहां पर बहुत सारे लोगों को मार भी दिया, बहुत सारे जितने बेसेस थे पूरी तरह नष्ट कर दिए। तो अभी इराक में कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है अमेरिकन बेसेस। यूं कहते हैं, हाँ, पूरे देशों में, जितने भी खाड़ी देशों में, इंक्लूडिंग जॉर्डन, पूरे जगह जहां जहां से इंटरसेप्टर्स आ रहे थे सबको मार दिया है। अब अमेरिका कुछ भी टच करेगा तो उन्होंने इसराइल को टारगेट बनाया है, क्योंकि अमेरिका का एक पार्ट है इसराइल। इसीलिए ईरान को मालूम है कैसे खिला, इसराइल को खामोश रह के क्यों, पूरे जितने जहां जहां से भी इंटरसेप्टर्स आ रहे थे, जितने बेसेस थे अमेरिकन बेसेस, इंक्लूडिंग जॉर्डन, सबको मार दिया है। कहीं पर भी अमेरिकन बेसेस को, वो खुद अमेरिका आज वॉल स्ट्रीट में देख लीजिए, चैनल 15 में देख लीजिए, सब वो खुद मान रहे हैं कि पूरी तरह डैमेज हुए हैं या माइनर डैमेज हुए हैं पूरी तरह। तो पूरे 20 बेसेस को मार के खत्म कर दिया है। ईरान ने इसराइल को मारने के लिए पूरा रास्ता क्लियर रखा है। अगर अमेरिका गलती करेगा तो इसराइल पूरी तरह खत्म कर देंगे। ये उनका, देखिए, वैसा वर्षा वो कहाँ है, वो क्या करना चाह रहा है, उसके इसमें ये बना के रखे हुए हैं, प्लानिंग के साथ पूरी तरह रेडी, प्रिपेयर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि वो अमेरिका बोल देगा, सिर्फ बोल रहा है। इतनी ही तैयारी थी हकीम जी, तो 28 फरवरी को हमला हुआ तो एक साथ ही सारे लोग कैसे मार दिए गए?
हाँ, मार दिए गए, वो उसके लिए मारना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए अभी जो सिक्योरिटी के रीजंस है ना, उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे पहले पता था, सुप्रीम लीडर के पास गए थे, जो नेशनल चीफ थे ना, सिक्योरिटी चीफ, उन लारी जानी, उन्होंने जाके सुप्रीम लीडर से बात करके बोले, देखिए आपको अभी शहीद कर देंगे, आपके ऊपर हमला कर देंगे, आपको सेफ लोकेशन में हम लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि मेरा अभी जिंदा रहना ईरान के लिए फायदा था, अभी मेरे मरने के बाद पूरे रीजन में रेवोल्यूशन आना है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उनको शहादत दे के पूरे रीजन पूरा रेवोल्यूशन ला रहे हैं। जितने वहां का, उनका एक ही एम्बिशन है कि जितने भी खाड़ी देशों में, अमेरिका, ईरान के सराउंडिंग में अमेरिकन बेसेस है, सबको खत्म करना है। वो करके रहेंगे, वो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चलिए पूरी तरह अकीम जी और ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, आप दोनों को बहुत शुक्रिया वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जैसी स्थिति बनी हुई है, जंग रुकेगी या नहीं ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। फिलहाल तक की अपडेट ये है कि ट्रंप दोबारा बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान भी अपनी ओर से अपने बचाव के लिए तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हूती विद्रोही जो है वो हमला कर रहे हैं लगातार सऊदी के जहाजों पर। इसके अलावा 3 देशों के बीच में एक इस्लामिक नेटो जैसी अवधारणा बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान शामिल हैं। यानी बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त मध्य पूर्व में और दुनिया में ज्यादातर देशों के बीच में। तो देखते हैं ये युद्ध कहां तक चलता है, कब जाकर तनाव खत्म होता है, कब जाकर अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर कोई बात बन पाती है। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो भी लगातार वन इंडिया पर आपको मिलती रहेगी। अभी तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.